हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो, अगर बात करें क्लास 12 की केमिस्ट्री की, तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल होंगे वो सारे मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ये जो वीडियो लेक्चर है आपका 2 पार्ट में आने वाला है। आज जो है कि पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और जो बचे हुए 25 क्वेश्चन होंगे वो आपके पार्ट सेकंड में आने वाले हैं, राइट। देखो, ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स होल्ड करता है, राइट। यानी कि ये सबसे मोस्ट नंबर गेनिंग जो चैप्टर है वो यही है, राइट। तो इस चैप्टर का जो डिटेल सिलेबस है वो आपके सामने है, ये रहा। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये पूरे चैप्टर के जो चैप्टर का पूरा टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं। इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर्ड होंगे हमारे इस एमसीक्यू सीरीज में, राइट। देखो, इस वीडियो सीरीज में ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, एमसीक्यूज हम लोगों ने लिया हुआ है और इसका डीप बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करने वाला हूँ, राइट। ये बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन कह लो या फिर एक्सप्लेनेशन, ये इतना ज़्यादा डीप है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, आप वहाँ से पा सकते हो। उसके आसपास के और भी चीज़ों को आप नॉलेज जो है कि वहाँ से गेन कर सकते हो, राइट। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के जो है कि क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक से क्वेश्चन होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच प्रोसेस ऑकर्स एट कैथोड। कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, राइट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन को देखो, इसका करेक्ट आंसर आप मार्क करो। ओके, सो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, कैथोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, उसमें कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको वहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है। और ये जो ऑक्सीडेशन है, ये आपका होता है किस पे सर? एनोड पर, राइट। तो एनोड पर होता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है कैथोड पर। इसके डीप एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ, आपको डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब ये भी कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और किस सेल के नाम से जानते हैं, तो गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम क्या करता है, तो आप बता सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये 2 हाफ सेल्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ पर एक पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है और सेकेंड पार्ट में क्या होता है सर? रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, वो देखो। एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑकर्स। एनोड पर क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर होता है सर रिडक्शन। रिडक्शन अगर कहीं पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो एक्सटर्नली फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब ये चीज भी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकती है कि पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, राइट। नाउ हेंस कैथोड इज अ साइट ऑफ रिडक्शन। तो सिंपल सी बात है कि कैथोड पर क्या हो रहा होता है, तो कैथोड एक ऐसा साइट है जिस पर क्या होता है सर? रिडक्शन। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो आपके लिए भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने लिए खुद का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो मैंने आपको समझा दिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा साल्ट ब्रिज फंक्शन से है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ डैनियल सेल द साल्ट ब्रिज। डैनियल सेल जो होता है उसमें साल्ट ब्रिज क्या काम करता है? हियर आर 4 ऑप्शंस। आप ऑप्शन पढ़ो और आंसर मार्क करो। ओके, सो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर आयन टू फ्लो। डैनियल सेल में साल्ट ब्रिज क्या काम करता है? ये पाथ प्रोवाइड करता है, जो कि आयन के को जो है कि फ्लो होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? अब यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। देखो, कह रहा है कि द साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट ब्रिज होता है ये होता क्या है, तो ये कि यू शेप्ड का ट्यूब होता है जो फिल्ड होता है किससे? एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से होता है, फिल्ड होता है मतलब भरा होता है, जो कि इनर्ट होता है, जैसे कि KCl KNO3। लाइक इट डज नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ये जो होते हैं ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करता है। साल्ट ब्रिज के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करते। इंस्टेड इट अलाउज आयन फ्लो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसके जगह पर ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर आयन को फ्लो होने देते हैं, राइट। दोनों साइड से जिधर भी क्या होगा, चार्ज का इम्बैलेंस होगा, उस साइड से ये क्या करेंगे? अपने अंदर उस आयन को फ्लो होने देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों साइड में क्या रहे? बनी रहे, राइट। ये ब्रिज है तो ऑब्वियस ये बात है कि हाफ सेल और हाफ सेल। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है कि 2 हाफ सेल में डिवाइडेड होता है, तो इन दोनों हाफ सेल के बीच में, राइट, एक मीडिएटर का जो काम करता है, दोनों साइड के आयन को बैलेंस करने का जो काम करता है, वही करता है कौन सर? साल्ट ब्रिज। नाउ व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर आयंस एक्यूमुलेट इन द हाफ सेल्स। जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो जो आयंस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे
आके एक्यूमुलेट होते हैं हाफ सेल के अंदर। नाउ द साल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स चार्ज बिल्डअप, और ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये चार्ज बिल्डअप को प्रिवेंट करता है, रोकता है, राइट। जिससे कि क्या होता है, विदाउट इट द सेल वुड नॉट वर्किंग क्विकली ड्यू टू चार्ज इम्बैलेंस। अगर मान लो हम यहाँ पर साल्ट ब्रिज ना लगाएं तो क्या होगा, उससे क्या क्या हो सकता है, तो सेल जो है काम ही नहीं करेगा क्विकली चार्ज इम्बैलेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि मान लो हाफ सेल यहाँ पर चार्ज का, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं पे रिडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में चार्ज का तो बैलेंस जो है कि गड़बड़ हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो है कि हमारा जो है कि ये सेल ही काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम लोग साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर ले लिया है, जो कि एक साल्ट ब्रिज का जो है कि साल्ट ब्रिज को बताने के लिए। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका हाफ सेल हो गया और ये आपका हाफ सेल हो गया, राइट। यहाँ पर ZnSO4 का जो है कि सोल्यूशन है, और यहाँ पर जो है कि ये जो रॉड है वो जिंक की है, राइट। और सेकेंड वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, ये कॉपर की रॉड है, और यहाँ पर CuSO4 का जो है कि ये सोल्यूशन है। बीच में ये जो आप देख रहे हो यही है क्या, सॉल्ट ब्रिज। ये एक यू जो है कि शेप का जो है कि ट्यूब होता है, यू शेप का है, आपको दिख रहा होगा, उल्टे यू शेप का। और इसमें जो है कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है क्या, KCl। ये जो है कि क्या करेगा, अगर यहाँ पर चार्ज का मान लो बैलेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये इसको क्या करेगा, एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर डिस्पोज हो जाए, और यहाँ पर चार्ज का जो बैलेंस है वो दोनों साइड क्या रहे सर, बना रहे, राइट। बात करें अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन की, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी को हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसका चाहिए तो आप यहाँ से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या बताती है, या फिर वहाँ पर क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। 4 ऑप्शन है, आप पढ़ो और खुद मार्क करो। ओके, सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है सर, इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कितना डाइल्यूट है। तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, मतलब उसके डाइल्यूशन को बढ़ाते जाओगे, ये जो है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/c। यहाँ पर मीजर्स हाउ इफिशिएंटली आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन। एक्चुअली में मोलर कंडक्टिविटी क्या जो है कि मीजर करता है, तो ये मीजर करता है हाउ इफिशिएंटली आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन, मतलब कि कितनी इफिशिएंटली कोई भी आयन कंडक्ट हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है कोई आयन किसी सोल्यूशन के अंदर, राइट। मतलब आप ऐसा समझो ना कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, कितना जल्दी और कितना फास्ट वहाँ पे आयन जो है कि कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यही हमको बताता है कौन, मोलर कंडक्टिविटी, राइट। आप ऐसे समझ लेना जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, समझ लेना वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्लो कुछ ज़्यादा ही है। एज डाइल्यूशन इंक्रीज है, जैसे जैसे हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं, मतलब उसमें पानी मिलाते जाते हैं, उस सोल्यूशन को थोड़ा पतला करते जाते हैं, आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेज एंड आयन मूव मोर फ्रीली। आयन आयन का जो इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जैसे आयन आयन के बीच में जो पहले इंटरेक्शन होगा, जैसे ही आप इसके अंदर पानी डाल दोगे तो इसका आयन का जो इंटरेक्शन है वो तो अब थोड़ा कम हो गया, राइट, डिक्रीज हो गया। तो इससे ये आयन जो है वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं, राइट। और फ्रीली जब मूव करते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब एक ऐसा भी समय आएगा कि आप इसमें इतना इसको डाइल्यूट कर दो इस सोल्यूशन को कि जब उसका डाइल्यूशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो इस कंडीशन में जो आपका जो है कि मोलर कंडक्टिविटी होता है रिच मैक्सिमम, उस समय पे ये मैक्सिमम पे रीच कर देता है, और उस समय इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पर नॉट का साइन लगा देते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि इस समय पे इसका जो है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी चेक की गई है, और उस समय पे इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है सर, मैक्सिमम पर है। तो यहाँ पर वही चीज़ हिंदी में भी लिखा है कि मोलर चालकता दर्शाती है कि विलयन में आयन कितनी दक्षता से विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, राइट। मोलर चालकता यही तो हमको बताता है ना। पतला करने पर आयनों के बीच की टक्करें कम हो जाती हैं, वे स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, इसलिए जो है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। अनंत पतलेपन पर इसकी अधिकतम मान जो कि मोलर कंडक्टिविटी नॉट होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा डिपेंड्स ऑन, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जो कप्पा होता है वो किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देखिए और आंसर मार्क करिए। देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, इन तीनों बातों पर ही डिपेंड करता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है और ये कैसे इस पर डिपेंड करता है, आइए जरा इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है कप्पा, ये टेल्स हाउ मच करंट अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ सोल्यूशन कैन कंडक्ट, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, ये होता है कि जैसे हाउ मच करंट
अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया ऑफ सोल्यूशन कैन कंडक्ट, राइट। अब देखो जैसे कि मान लो ये सोल्यूशन है, तो अब एक बाल्टी पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें से तुम क्या करो कि एक लोटा उसके अंदर से सोल्यूशन बाहर निकालो, राइट, एक लोटा सोल्यूशन बाहर निकालो, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यही बताएगा कि उस स्पेसिफिक एक लोटे के जो है कि सोल्यूशन, एक लोटे का जो सोल्यूशन है वो कितना करंट जो है कि हमको प्रोवाइड करके दे रहा है, राइट। तो ये स्पेसिफिकली कुछ एरिया की बात करेगा, स्पेसिफिक कुछ जो है कि सोल्यूशन के यूनिट लेंथ की बात करेगा, ये बात होती है, राइट। तो ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करेगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH। तो ये जो है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आयन होगा तो उसका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात, कि जहाँ पर ज़्यादा आयन होंगे वहाँ पर हायर जो है कि कप्पा की वैल्यू भी होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इंक्रीज आयन मोबिलिटी, इस कंडीशन में अगर जो है कि आयन की मोबिलिटी अगर बढ़ती है, मोबिलिटी का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। सो सेम चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ कि विशिष्ट चालकता दर्शाती है कि किसी निश्चित लंबाई और क्षेत्रफल वाला विलयन कितना विद्युत प्रवाहित कर सकता है, राइट। यह किस पर निर्भर करता है, पहला इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर, सांद्रण पर और तापमान पर, राइट। तापमान बढ़ाने से आयन तेजी से चलते हैं, जिससे चालकता क्या होती है सर, बढ़ती है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कह ये कोलराउस लॉ से जो है कि हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलराउस लॉ हमें क्या बताता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, राइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जिस समय पे मतलब हम लोगों ने उस सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा पतला कर दिया पानी डाल करके, तो वही पूछ रहा है कि कोलराउस नियम के अनुसार अनंत पतलेपन पर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख के सही आंसर मार्क करो। ओके, सो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू मोलर कंडक्टिविटी, राइट। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कर देते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो उस कंडीशन में जो हमारा सारा का सारा ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें कोलराउस लॉ क्या है, तो कोलराउस 1897 में प्रपोज दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी, राइट। कोलराउस ने 1897 में ये बात बताई थी कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कर देते हो तो जो ईच आयन होते हैं सोल्यूशन के अंदर, प्रत्येक आयन इंडिपेंडेंटली जो है कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी के इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस कंडीशन में टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो है कि कैथोड और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, एनोड, यानी कि हाफ ऑफ सेल का जो है कि टोटल जो है कि हम यहाँ पर कर देते हैं, और यही होने लगता है हमारा क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, राइट। Now this allows calculation of weak electrolyte conductivities like CH3COOH using strong electrolytes data, right? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोलराउस लॉ के अनुसार अनंत पतलेपन पर सभी आयन स्वतंत्र रूप से चलते हैं और अपनी व्यक्तिगत चालकता का योग देते हैं। तो यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी है। इस नियम में कमजोर इलेक्ट्रोलाइटों की चालकता जैसे कि एसिटिक अम्ल ज्ञात की जा सकती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है कि जो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट की चालकता अगर बतानी हो, कंडक्टिविटी बतानी हो, तो हम इस रूल से बता सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू। मास क्या होगा उस सब्सटेंस का, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड जो बाहर निकलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो भी मास बाहर निकलता है, राइट, उसे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो है कि 4 ऑप्शन है, आप इसको देखो और आंसर मार्क करो। ओके, सो 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में यहाँ आप देखोगे ध्यान से, तो देखो जो मास होता है वो 2 चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। करंट कितना पास हो रहा है वहाँ पर और कितने टाइम तक करंट वो पास हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब ये दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही हो जाएगा। अभी तो हम ये कहेंगे कि करंट पास्ड और टाइम ओनली, राइट। अब देखो ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ आप समझ लो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ है क्या, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, राइट। जहाँ पर m हमारा क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डेपोजिटेड, जितना मास जो है कि सब्सटेंस का जितना मास डेपोजिट होने वाला है लाइक एनोड के ऊपर, और i यहाँ पर हमारा क्या है, करंट है, टाइप t हमारा टाइम है, और z हमारा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। दिस मीन्स डबलिंग करंट आर टाइम डबल्स द मास डेपोजिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप करंट या फिर टाइम को डबल करते हो तो ये मास जो है कि क्या करेगा, डबल कर देगा मास को भी डिपॉजिट करने में। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जो m है ये किसके किसके जो है कि डिपेंड कर रहा है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम, यानी कि कितने टाइम तक करंट जो है कि हम लोग फ्लो कर रहे हैं। तो दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हम लोग कह सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो हिंदी का भी एक्सप्लेनेशन सेम चीज़ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फैराडेज सेकंड लॉ से क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कह रहा है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करें थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं, द मासेस लिबरेटेड आर प्रोपोर्शनल टू, जो मास हमारा लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो है कि इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है कि क्वेश्चन को जो है कि वीडियो पॉज करो, 4 ऑप्शन पढ़ो और खुद से आंसर मार्क करो। ओके, सो सेकंड का 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट्स। अब देखो फैराडेज सेकंड लॉ है क्या, तो जरा इसको एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझते हैं। देखो फैराडेज सेकंड लॉ जो होता है वो क्या होता है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। m1 अपॉन क्या, m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो यहाँ पर m1 क्या है, मास डेपोजिटेड, m2 भी मास डेपोजिटेड, E1 हमारा क्या है, ये है इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट के ही वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर जो है कि सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये फैराडे का दूसरा नियम है। ये चीज़ आप जो है कि एक बार पढ़ सकते हो और देख सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl से ये क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl एट कैथोड, जब हम लोग मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, उस समय पर कैथोड पर क्या हमें प्राप्त होता है, राइट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप पढ़ो और जो है कि इसका आंसर मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na+ आयन आर रिड्यूस्ड, राइट। तो देखो यहाँ पर जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये बात लिखी हुई है कि मॉल्टेन NaCl आयन प्रेजेंट आर, मॉल्टेन NaCl जो है उसमें क्या क्या आयन प्रेजेंट है, Na+ और Cl-। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड पर हो रहा होगा सर रिडक्शन, और एनोड पर हो रहा होगा क्या, ऑक्सीडेशन, राइट। तो कैथोड पर यहाँ पर आप देखोगे तो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को Na मेटल बना लेगा, और वहीं एनोड पर हो रहा होगा सर क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और यहाँ पर जो है कि Cl2 जो है कि खुद को बना देगा। 10 सोडियम मेटल फॉर्म्स एट कैथोड एंड द क्लोरीन गैस एट एनोड, यानी कि जो सोडियम मेटल है वो हमको प्राप्त होगा कहाँ पर, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस जो है वो हमको प्राप्त होगा कहाँ पर सर, एनोड पर। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नॉस्ट इक्वेशन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टर्म RT अपॉन NF इज इन नॉस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट, नॉस्ट इक्वेशन के अंदर जो ये टर्म है RT अपॉन NF ये क्या दर्शाता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको पढ़ो और बताओ फिर। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ EMF, राइट। यहाँ पर आप अगर वैसे भी देखते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर की थोड़ी सी बात हो रही है तो आप बता सकते थे, बट फिर भी जो RT अपॉन NF है ये क्या बताता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ EMF। जो हमारा EMF है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट ये हमको बताता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझ लो कि नॉस्ट इक्वेशन के बारे में और चीज़ें क्या है। तो नॉस्ट इक्वेशन में होता क्या है, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF इंटू log Q, राइट। तो हियर RT अपॉन NF इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर। RT अपॉन NF क्या है, इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन टेम्परेचर, एक कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर के लिए। इट रिलेट्स हाउ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट EMF सेल, राइट। एट 298 केल्विन RT अपॉन NF मतलब N की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, तो ये कितना हो जाता है 0.0257 वोल्ट, राइट। कब 298 केल्विन पे, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और 0.0591 अपॉन N log Q बेस 10 होता है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर उस चीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको इंग्लिश में ही मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। बाकी यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ, अगर आप नहीं वो चीज़ समझ पाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिव्स एनर्जी एंड EMF से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हेन EMF ऑफ अ सेल इज पॉजिटिव, जब EMF होता है किसी भी सेल का अगर पॉजिटिव है वो, तो डेल्टा G फॉर द रिएक्शन इज, उस समय पे डेल्टा G रिएक्शन का क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फिर इनफाइनाइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब कभी भी EMF ऑफ सेल्फ पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा G की जो वैल्यू होगी वो किसकी तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ। इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड EMF इज, गिव्स फ्री एनर्जी और EMF के बीच में यही रिलेशन होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इफ EMF यानी कि E अगर पॉजिटिव है
तो डेल्टा जी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और उस कंडीशन में हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा होगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, राइट। इफ ई इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन में हम ये कहेंगे, देखो अगर मान लो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई है, अगर ई की वैल्यू ही जीरो हो गई तब तो डेल्टा जी की वैल्यू एक्चुअली में जीरो हो गई, और इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो हमारा रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को पहुंच चुका है, राइट। यानी कि अब वहां पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि अगर ई पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन कैसा होगा, तो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। बाकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो वो यहाँ पर लिखा हुआ, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ईएमएफ ऑफ अ सेल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। हियर आर 4 ऑप्शंस, आप इसको पढ़ो और देखो, आंसर मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वनली, तो ये बात गलत हो जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोड्स पे तो डिपेंड होता है, बट वनली लगा दिया मतलब कह रहा है कि केवल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड होता है, नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, नहीं, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा, बट नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, मतलब कि नेचर पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। क्या हमारा ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के, राइट। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, कह रहा है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लोज। ईएमएफ एक्चुअली क्या होता है, अब ये देखो, अब यहाँ से आप इसको 1 मार्क्स में समझ सकते हो या फिर आप इसको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो अपनी कि ईएमएफ होता क्या है। देखो, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तो है हमारा ईएमएफ। व्हेन नो करंट फ्लो, जिस समय पे कोई भी करंट का फ्लो हो नहीं रहा हो, राइट। और जब कभी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है अगर वो जीरो हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो तो होगा नहीं। अब ये देख लो, मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारा जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोड मटेरियल पे, लाइक डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, आयनिक कंसंट्रेशन इन ईच हाफ सेल और टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड ईएमएफ दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव की भिन्नता है जब सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होती। यह निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, दो अर्ध सेलों में आयनों की सांद्रता पर और तापमान पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता ही क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको आप करेक्ट आंसर यहाँ से मार्क करिए। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 298 केल्विन, 1 एटीएम प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, राइट। ये अगर एक जो है कि यहाँ पर व्यवस्था बनती है तो समझ सकते हैं आप वो कि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, राइट। कब, जब टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, 1 एटीएम का प्रेशर हो और 1 मोलर का कंसंट्रेशन हो, राइट। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ई नॉट होता है इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर होता है। देखो, वैसे तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, बट अगर आप 298 केल्विन, 1 एटीएम प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे अगर निकालते हो तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली तो आप कैलकुलेट करते हो, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ई होगा। बट अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालते हो तो आपको इस टेम्परेचर, इस प्रेशर और इस कंसंट्रेशन लेवल पर ही निकालना होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई नॉट होगी। अब ऐसा क्यों होता है ये आपने डिटेल जो है कि जब चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। नाउ दीज कंडीशंस अलाउ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, और ये एक्चुअली में कंपैरिजन के लिए ही तो हम करते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज असाइंड अ पोटेंशियल ऑफ, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है SHE, और ये क्वेश्चन देखो बहुत ही कॉमन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है SHE होता है इज असाइंड ऑफ अ पोटेंशियल ऑफ, इसका पोटेंशियल कितना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए, इसको बताइए। तो देखो, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका एक्चुअली में जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, क्योंकि यही तो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहीं से तो हम लोग किसी के इलेक्ट्रोड का, राइट, किसी के भी इलेक्ट्रोड का माप करते हैं, मतलब कि कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 0 होती है वैल्यू। यहाँ से अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है जिसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिला, अगर कम होती है तो हम कहेंगे क्या, निगेटिव वैल्यू मिला।
ओके, सो यहाँ पर जो है कि देखा हुआ है कि SHE एक्ट एज अ यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट्स रिएक्शन। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड SHE का मतलब आप समझ ही गए, स्टैंडर्ड या फिर एज यूनिवर्सल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये। और ये जो है कि इसका रिएक्शन होता क्या है, हाइड्रोजन H2, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि ये क्या करता है अपना जो है कि गेन करता है, राइट। बाई कन्वेंशन इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर, सो अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू इट। तो वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ कि SHE एक सार्वभौमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसकी अभिक्रिया जो है वो ये अभिक्रिया है और परंपरागत रूप से इसका विभव 0 वोल्ट माना गया है ताकि अन्य इलेक्ट्रोडों की तुलना इससे की जा सके, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेल रिप्रेजेंटेशन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर डैनियल सेल इज, डैनियल सेल के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में। इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ओके, सो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जिंक होगा ये आप जो है कि हमारा क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस कंडीशन में इसके ऊपर Zn2+ होगा। Cu2+ अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर। आप एक चीज़ समझो कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिंक क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2+ बनाएगा। Cu2+ उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बना देगा, राइट। ओके, सो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड इज रिटेन ऑन द लेफ्ट। जो एनोड होता है वो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और कैथोड जो होता है राइट साइड में होता है। आप सभी लोगों को जो है कि ये चीज़ पता है कि साल्ट ब्रिज होता है वो बीच में इस डबल लाइन से शो किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जिंक हमारा एनोड पर हो जाएगा और Cu हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, जो कि साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनोड हैज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो कैसा होता है सर, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये चीज़ यहाँ पर जरा समझ लो। कह रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एनोड। गैल्वेनिक सेल जो होता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है किस पर, एनोड पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ पर, एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस, सो इट बिकम्स क्या, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर वहीं पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जगह पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जगह पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर पूछा होता तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कंडीशन में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो हेंस साइन डिपेंड्स ऑन सेल टाइप, इसीलिए सेल टाइप जो है कि सेल के टाइप पर ये साइन डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप भी समझ गए होंगे कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए यह ऋणात्मक होगा गैल्वेनिक सेल में, परंतु इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाहरी स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है, इसलिए एनोड पर जो है कि धनात्मक होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ सेल से। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ कंसंट्रेशन सेल ईएमएफ अराइजेस ड्यू टू। कंसंट्रेशन सेल के अंदर ईएमएफ कैसे जो है कि अराइज होता है या फिर कैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है। ओके, सो यहाँ पर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफरेंट आयन कंसंट्रेशंस, राइट। 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ इलेक्ट्रोड्स आर द सेम मेटल। बोथ जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम मेटल की होती हैं, बट द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डिफर्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, राइट। द ईएमएफ रिजल्ट्स फ्रॉम द टेंडेंसी टू इक्वलाइज आयन कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन ड्रिवन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे कि जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसके अंदर जो ईएमएफ होता है वो अराइज किसके वजह से होता है, डिफरेंट आयन के कंसंट्रेशन की वजह से होता है। क्योंकि मेटल जो होता है वो तो सेम ही होते हैं दोनों में, कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो मेटल यूज होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान धातु के होते हैं, परंतु आयनों की सांद्रता जो होती है भिन्न होती है। तो कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड तो दोनों ही की दोनों धातु के ही हैं, बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहाँ से होता है, आयनों की सांद्रता से, राइट, कंसंट्रेशन से। यह विभव आयनों की सांद्रता समान करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, सेल ईएमएफ एंड टेम्परेचर से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल जनरली। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है जनरली, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कांस्टेंट या क्या होता है। देखो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो होता है वो गैल्वेनिक सेल का वो डिक्रीज करने लगता है, राइट। इस चीज़ को जरा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन गिव्स एनर्जी। जो ईएमएफ होता है हमारा वो किस पे होता है, गिव्स एनर्जी पे। ये ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये बात भी हमने देखा है। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा हो गया 0 से, राइट, उस कंडीशन में हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस तो डेल्टा जी एंड रिड्यूसेस डेल्टा जी। तो उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर जो है कि हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो रिड्यूस कर देगा किसको, डेल्टा जी को। एंड हेंस ईएमएफ अगर मतलब और एक्चुअली में ईएमएफ को भी क्या कर देगा, रिड्यूस ही कर देगा।
और अगर डेल्टा एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ में राइज, उस कंडीशन में ईएमएफ हमारा जो होगा वो हमारा राइज हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यूजुअली ईएमएफ डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो अगर हम एक आसान भाषा में ये कहें तो ईएमएफ जो होता है वो डिक्रीज करता है अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ईएमएफ गिब्स ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब तापमान बढ़ता है तो डेल्टा जी में टीडीएस का प्रभाव आता है। अधिकांश गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ तापमान बढ़ने पर घटता है। अगर आप ईएमएफ का तापमान बढ़ाते हो तो जो है कि गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होगा, सॉरी तापमान अगर बढ़ाते हो तो ईएमएफ की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड के से है। फॉर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन at equilibrium the relation between EMF and equilibrium constant is, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो जरा हम देख लेते हैं। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। ओके, तो यहाँ पर उस चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के एंड आल्सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो इन दोनों से जैसे ये डेल्टा जी की जी नॉट की वैल्यू ये भी है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये भी है, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, राइट, माइनस आर टी अपॉन लॉग के, और इसको मैं अगर बराबर कर देता हूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि लार्जर के इज इक्वल टू हो जाएगा मोर पॉजिटिव ई नॉट, यानी कि स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड। तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो भी हमारा स्ट्रॉन्गर ही प्रोसीड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन ईएमएफ। कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या पड़ता है ईएमएफ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन कैथोडिक हाफ सेल विल। एक गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर हम लोग इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर आयन की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो कैथोडिक हाफ सेल क्या होगा, मतलब हमारे जो कैथोडिक हाफ सेल है, हाफ सेल तो दो होता है ना, एक पे कैथोड और एक पे एनोड, तो जो कैथोडिक हमारा हाफ सेल है वो क्या होगा, वहां पर जो है कि किस प्रकार का जो है कि क्या चेंज हो रहा होगा। 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीजेस। अगर गैल्वेनिक सेल में हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे होंगे तो जो कैथोडिक हाफ सेल होगा उसमें ईएमएफ जो है कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ से नॉस्ट इक्वेशन से समझ सकते हो कि नॉस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। तो यहाँ पर इफ प्रोडक्ट जो कि हमारा कैथोड पे बन रहा है, कैथोड पे हमारे प्रोडक्ट ये जो है कि हो रहा है, तो इंक्रीजेज, तो क्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ई जो है कि क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज आप समझ सकते हो कि अगर कैथोड हमारा जो है कि इफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है कि इंक्रीज हो रहा है तो क्यू उस समय पे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो उस कंडीशन में ई हमारा क्या होने लगेगा सर, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि दस इंक्रीजिंग कैथोड आयन कंसंट्रेशन रेजेस ईएमएफ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखो, वन वर्ड में इसको याद रखो कि अगर आप कैथोड पर कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो ईएमएफ भी उसका भी मतलब उसकी भी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल से जो है कि यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अ रिवर्सिबल सेल इज वन विच, रिवर्सिबल सेल कौन होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हो। रिवर्सिबल सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ सेल। तो रिवर्सिबल सेल जो होता है वो कैसा सेल होता है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन रन इन बोथ डायरेक्शंस अंडर इनफाइनाइट सिमल चेंजेस, इनफाइनाइट सिमल चेंजेस। तो आप एक चीज समझो कि रिवर्सिबल सेल जो होते हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में आप उसको यूज कर सकते हो और इनफाइनाइट चेंज तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। इसको डिटेल यहां पर समझते हैं। और रिवर्सिबल सेल कैन रिवर्स इट्स रिएक्शन बाय अ मिनट चेंज इन पोटेंशियल आर करंट डायरेक्शन, राइट। जो रिवर्सिबल सेल होते हैं कैन रिवर्स इट्स रिएक्शन बाय अ मिनट चेंज इन पोटेंशियल आर करंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे डेनियल सेल है। इफ करंट इज रिवर्स स्लाइटली, अगर हम लोग स्लाइटली करंट को रिवर्स कर देते हैं, द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो रिवर्स विदाउट लॉस, राइट। तो ये होता है आपका जो है कि केमिकल सेल, सॉरी रिवर्सिबल सेल। और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती सेल वह होता है जिसकी अभिक्रिया को बहुत ही सूक्ष्म विभव परिवर्तन से उल्टा जा सकता है, राइट। जैसे डेनियल सेल में यदि विभव थोड़ा उलट किया जाए तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चली जाती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बेस्ड ऑन, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में दिया होगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो किस पे बेस होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको मार्क करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो किस पे बेस होती है, तो वो बेस होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, राइट। अब यहाँ पर जो है कि आप समझ सकते हो इसको, देखो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजेस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना हुआ है ये किस पे बना हुआ है, ये एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए बनाया गया है। तो हायर अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ई नॉट की वैल्यू क्या है, अगर किसी की हाई है यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि लोअर या फिर मोर निगेटिव ई नॉट। तो मतलब कि अगर हायर ई नॉट है तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर लोअर ई नॉट है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एग्जांपल के तौर पर आप लिथियम प्लस लेस लिथियम का यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है, वाइल ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख के समझ सकते हो। तो ये आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखो कि भाई अगर हायर ई नॉट की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर क्या है कम है तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिंपल, ये आपके एग्जाम में काम आने वाली है लाइन। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट इसका करेक्ट आंसर देखा था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई नॉट इज मोर निगेटिव, राइट। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ई नॉट जो होगा वो ज़्यादा क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। सो देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो और भी ज़्यादा क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। हेंस दे आर प्लेस्ड लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है उसमें सबसे नीचे पायदान पर यही सारे एलिमेंट जो है कि रखे गए हैं, जो कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, राइट। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4 सोल्यूशन बिकॉज। अब ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन हो गया, मतलब 10th का तो कह ही सकते हैं, ये 10th का क्वेश्चन है कि कॉपर क्यों ZnSO4 में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है, कॉपर ऐसा क्यों नहीं कर पाता? देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि कॉपर हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसलिए वो जिंक को जो है कि उसकी जगह से जो है कि डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, बट जिंक जो है वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन समझिए इसका कि मेटल विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एंड कैन डिस्प्लेस अदर्स, और वो अलग दूसरे वाले को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जिंक का एग्जाम्पल लेकर के उसको समझाया गया है। आप देखो यहाँ पर जो जिंक है इसका जो है कि कितना जो है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इतना वोल्ट है, और कॉपर की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो वही लिखा हुआ कि जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट Cu कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव है, और वही लिख रहा है कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वही चीज़ हमसे यहाँ पर भी पूछ रहा है कि कॉपर क्यों नहीं उसको डिस्प्लेस कर सकता? क्यों? क्योंकि कॉपर हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाई है, ज़्यादा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास फ्यूल सेल्स कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फ्यूल सेल्स कन्वर्ट्स, जो फ्यूल सेल होते हैं वो किसको किस में कन्वर्ट करती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको आप पढ़ के आंसर मार्क करें। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल सेल्स होती हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, राइट। अब इस चीज़ को यहाँ पर आप डिटेल में समझ लो कि फ्यूल सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फ्यूल लाइक H2 एंड ऑक्सीडेंट लाइक O2 इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे आर क्लीन, इफिशिएंट एंड ऑपरेट कंटिन्यूअसली इफ रिएक्टेंट आर सप्लाइड। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द ओवरऑल रिएक्शन इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो कंप्लीट एक रिएक्शन होता है वो कैसा होता है वो आपको बताना है, राइट। ओके, सो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू क्या? मतलब कि एरो H2O, यही जो होता है ये कंप्लीट एक ओवरऑल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो ये चीज़ आपको पहले से भी पता होना चाहिए। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूल सेल अगर कंप्लीट फ्यूल सेल है तो उसमें एनोड पर क्या होगा? तो देखो, एनोड पर ये वाले रिएक्शन हो रहा होगा, और वहीं कैथोड पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। और ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है। तो ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड। ये वाटर
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लॉन्ग टाइम तक, अगर हम लोग जो है कि इसको फ्यूल को सप्लाई करते रहें। ओके, सो यहाँ पर सेम चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होता है। आज जो है कि पार्ट 1 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखो ये आपका बहुत ज़्यादा गेनिंग चैप्टर है, इसलिए आप इसको जो है कि अच्छे तरीके से इसका चैप्टर भी आप पढ़ो, क्योंकि इसमें ट्रिकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। देखो आप जो है कि वीडियो में और क्या क्या मैं चीज़ें इंप्रोवाइज कर सकता हूँ, आपको क्या चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।